मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? मैं हिंदू हूँ, लेकिन सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। स्टे वेकेट कराएं, हाजिर उठाना चालू हो जाएगी। लेकिन SYL जो है वो हरियाणा का हक है। जो भी MSP से कम खरीदे उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। किसान की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि लागत कई गुना बढ़ गई। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं रहा हमारा। राजनीति प्रतिशोध की वजह से कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां से कोरोना का वैक्सीनेशन का है जी, उसका तो मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि टाइम कम था, पूरी ट्रायल नहीं की गई, कोई भी नहीं किया। सबने, सरकार ने प्रयास किया भाई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लाया जाए। लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल की छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको बढ़ा के आज राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। इनने कौन सी बनाई है 9 साल में? एक इसकी एम्स की बात कह रहे थे, 9 साल तक ढंडोरा ही पीट रहे हैं। के बाद एक घोटाला हो रहा है, दुकानदार को मालिक बना देते हैं, मालिक को दुकानदार बना देते हैं। कितने केसेस आए रोज देख रहे हैं। एक कह रहा था, एक तो कह रहा था 75 पार, और ये JJP वाले कहते हैं इनको करो यमुना पार। स्वार्थ में मर गए दोनों यार। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, किसान नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर लीडर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत गंभीर सवालों पर आपसे खूब चर्चा होती रही है। आज थोड़ा हल्का फुल्का शुरुआत करते हैं, दिनचर्या की बात जानते हैं, फिर गंभीर सवाल भी कर लेंगे। बैडमिंटन का क्या अभी दिनचर्या है? बैडमिंटन का खेलते हैं रोजाना? समय मिल पाता है? नहीं, मैं सैर करता हूँ क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल बंद रहा तो शुरू नहीं किया। बैडमिंटन कम खेलता है, लॉन टेनिस ज्यादा खेलता हूँ। लॉन टेनिस का बेसिक प्लेयर हूँ जी जी, और अच्छा, मतलब देश को भी रिप्रेजेंट किया है मैंने, अच्छी बैडमिंटन खेला हूँ। तो अब कोई 5 किलोमीटर के करीब सुबह सैर करता हूँ। सुबह सैर कर लेते। आज योग दिवस है, को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। योग दिवस को लेकर के ये शुरुआत करना चाहेंगे कि आप योग को कितना समय दे पाते हैं खुद? नहीं, प्राणायाम, दूसरे जो योग हैं, आसन हैं। देखिए, जो आप सैर करते हैं, दौड़ते हैं, सब योग का ही अंग है। मतलब जो आपकी क्या सांस लेने की, फेफड़े साफ करने की, अपना वो बनाए, सब उसमें है। तो अब आजकल तो सिर्फ सैर करता हूँ, योग करता रहा मैं पहले। तो अभी हम गंभीर मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक सबसे अहम मुद्दा पानी का रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच का, और दक्षिण हरियाणा जहां आप बैठे हो, दक्षिण हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है रेवाड़ी। तो मैं 40 साल से खुद सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ के खेतों में ईख होगी, यहाँ के खेतों में धान होगी, लेकिन अभी तक ना SYL पहुंची है, ना हांसी बुटाना आपने जो प्रोजेक्ट किया वो पूरा हुआ है। दोनों चीज़ें कानूनी पेच फंसा हुआ है। पानी कैसे आएगा? भविष्य में क्या संभावना देख रहे हैं? ये क्षेत्र प्यासा ही रहेगा या कभी पानी भी आएगा? नहीं, हांसी बुटाना तो पूरा हो गया जी। वो तो ये जो मौजूदा सरकार है, 9 साल के करीब हो गए इनको, और वो पूरा हमारे कार्यकाल में हो गया था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पंचर करने का। अभी उसको देखेंगे, पैरवी नहीं कर पा रहे, पैरवी पूरी तरह नहीं कर पा रहे। नहीं तो उसका स्टे वेकेट कराएं, हांसी बुटाना चालू हो जाएगी, नहर बन के तैयार है। मान लीजिए SYL का पानी हमको पंजाब अड़ा रहता है, नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फैसले दे दिए। उस स्थिति में आप सत्ता में आने का कांग्रेस दावा कर रही है, आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, क्या विजन क्या है? हम पानी कैसे देंगे? इसी वास्ते तो हांसी बुटाना नहर इसी वास्ते बनाया था हमने जी, ताकि हम अपना शहर का पानी यहाँ से एक नहर बना के और ज्यादा ले सकें। SYL इतने बनती है, लेकिन SYL जो है वो हरियाणा का हक है और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है और वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो अब तो ये मौजूदा सरकार भी यहाँ पे BJP की है, केंद्र में BJP की सरकार है, इनकी जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट का पालन करें। मैंने तो कई बार कहा हरियाणा सरकार से, भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। जब हाईएस्ट कोर्ट के फाइनल फैसला हो चुका उसके बाद तो क्या बचे हो रहे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो डालो, लेकिन ये अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं डाला उसके। एक मुद्दा है अग्निवीर का।
आप कांग्रेस लगातार उठा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी बोल रहे हैं, दूसरे कांग्रेसी नेता भी बोल रहे हैं इसको लेकर के। आप किस कारण से अग्निवीर को गौण करके देख रहे हैं? उसकी आलोचना की क्या दृष्टि है? किस तरह अग्निवीर हमारे लिए खराब है और पहले वाली योजना किस देखिए, तरह ये अच्छी थी? तो मतलब युवाओं के साथ एक बद्दा मजाक है। आदमी युवा हो, 18-19 साल का भर्ती होगा, 4 साल का घर वापस आ जाएगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसका फ्यूचर एश्योर्ड होगा, तो आगे क्या करेगा वो? नहीं, जब आर्मी में काम करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो देश के हित में यही है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाए, जितनी जितनी उसकी क्षमता है, और पेंशन आने पे, रिटायर होने पे पेंशन हो। अब 4 साल करके कहाँ तो क्या करेगा वो, ना उनको ये पता कि भी आगे क्या करोगे तुम, क्या नहीं करोगे। तो इस वजह से ये हरियाणा में कौशल रोजगार योजना चली हुई है, इसका भी यही है। तो स्थायी नौकरी नहीं दे रहे। हाँ, तो इस वास्ते हम इसके विरोध में, मैंने तो कहा था भाई ये गलत फैसला है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली रेवाड़ी में की थी, आपको पता ही होगा, एक्स सर्विसमैन रैली उसका नाम था। उस रैली में एक बड़ी बात कही थी उन्होंने कि भूपेंद्र हुड्डा ने गुजरात का नमक खाया। आप शायद वहाँ सैनिक स्कूल में पढ़े थे, वो बता रहे थे कि गुजरात मॉडल का अनुसरण करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, गुजरात मॉडल, और एक आपने हरियाणा मॉडल दिया। क्या अंतर देखते हैं हरियाणा में आपने जो एक मॉडल दिया वो, और गुजरात मॉडल जो जिसकी चर्चा होती है वो, आप किस दृष्टि से दोनों को तोलते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा देश है, गुजरात उसका अंग है, और नमक गुजरात का खाया है मैंने, बहुत बहुत प्रदेशों का खाया है, और गुजरात में मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे किसानी भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। तो ये देख रहे हैं हम, जहाँ तक आपने कहा गुजरात हरियाणा का कोई वो नहीं है, लेकिन जब मेरे को मौका मिला 2005 में और हरियाणा का लेंगे, तो जब 2014 में सत्ता छोड़ी हमने, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था, और नौकरी देने में भी, तो शहरों की और प्रपोर्शन निकाली जाती है ना कौन, जी, उसमें भी हरियाणा सबसे अग्रणी प्रदेश था। तो गुजरात का मॉडल तो एक उन्होंने वैसे ही बना दिया, मतलब ये नहीं है, जुमला बना दिया। हाँ, जुमला बना दिया। सब उनका प्रशासन अपने किस्म का आता है, यहाँ का प्रशासन तो आमतौर पर सभी प्रदेशों का एक है, लेकिन उसमें कितनी प्रदेश ने कितनी तरक्की करी, हमारे कार्यकाल में प्रदेश नंबर 1 हो गया था। आप किसान नेता के रूप में अभी किसान होने की भी बात कर रहे थे, किसान रहे भी हैं। एक जो कमेटी बनाई थी आपकी, गोहाना रैली में कुछ घोषणाएं हुई थी, उससे पहले उस कमेटी के आप चेयर भी की थी। उस कमेटी को आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के बार बार चर्चाएं चली। अब एक बार एमएसपी का मुद्दा उठ रहा है, किसान लगातार संघर्षरत है, आंदोलनरत है, हर आंदोलन के पीछे आपका नाम आ रहा है कि हुड्डा जी करा रहे हैं। तो समाधान क्या देखते हैं? एमएसपी की गारंटी कांग्रेस देगी? जो हमारा रायपुर में अधिवेशन था, जी, और ये जो किसान और उसके रायपुर अधिवेशन में प्रस्ताव मैंने ही पारित किया था, मैं उसका अध्यक्ष था, और वहाँ उसमें प्रावधान किया है कि एमएसपी की गारंटी देगी। ये जब मौजूदा सरकार जो 3 कानून लेके आए थे कृषि के, जी, उस टाइम भी आपने पढ़ा होगा, ट्रिब्यून में मैंने लिखा था जी कि भाई ऑर्डिनेंस लेके आए थे उस टाइम, 3 ही ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, तो चौथा एक ऑर्डिनेंस साथ ले आए तो हमारे को ही मंजूर है। चौथा ऑर्डिनेंस में क्या कहा था, जो भी एमएसपी से कम खरीदे उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो रायपुर में हमने ये प्रस्ताव पास किया है, एमएसपी से कम कोई नहीं खरीद सकेगा। जब एक चीज कोई, वो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे ऊपर कितना, एमआरपी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। वो अगर उससे भाव गिरता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उतना भाव किसान को मिले। आपकी सरकार जाने के बाद जो किसान की आय दोगुनी करने का जो दावा है वो पीछे रहा है, वो खोखला है। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि लागत कई गुना बढ़ गई। हमारे समय में हरियाणा में जब हमारी सरकार थी, तो ना तो खाद पर कोई टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, और वेट जो है डीजल पे वो 9% के करीब था। आज जो है खाद पर भी टैक्स है,
कीटनाशक दवाई पे भी टैक्स है, ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी है 28% तक का टैक्स, और जो वेट है डीजल का वो 18% के करीब। तो मतलब लागत तो बढ़ा दी है बहुत ज्यादा, आमदनी कहाँ बढ़ी है? प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाँ, उसके हिसाब से आमदनी बढ़ी। जो एमएसपी हम यूपीए के दौरान में जो परसेंटेज बढ़ती थी हर साल का एनुअल एवरेज निकालो, तो आज की एवरेज से कहीं ज्यादा थी। जिस चीज को लेकर के कांग्रेस की आलोचना लगातार हो रही है कि कई प्रदेश प्रभारी बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, यूनिट जो ब्लॉक लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो निकल करके नहीं आ पा रही जो है। अब अध्यक्ष भी आपकी पसंद के आ गए, उदयभान ने जब से ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी वो लिस्ट जो है वो बाहर नहीं आ पा रही। उसका नुकसान क्या है? पसंद ना पसंद का सवाल। चलिए, मतलब कांग्रेस ने नियुक्त कर दिया और टकराव भी नहीं रहा विपक्ष के नेता के बीच और अध्यक्ष के बीच, अब टकराव भी नहीं रहा, स्मूथली सब चल भी रहा है। टकराव तो मेरा कभी किसी से रहा नहीं, प्रचारित तो ऐसा ही होता रहा अशोक तंवर। वो तो आप लोगों का काम है, आप यही करते हो, नहीं तो आपका कौन वो देखेगा? ये तो आपका काम है, हमारा मेरा किसी से। आपके संबंध मधुर रहे हैं? हाँ, संबंध, व्यक्तिगत संबंध मधुर रहे हैं। बाकी ये जो प्रजातांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस डेमोक्रेसी में है, सबके अपने अपने होते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं रहा हमारा। मतभेद स्वाभाविक है, ये तो नहीं हो सकता कोई आप और मैं एक ही मत के हूँ। मेरा हो सकता है इस मत में मैं समझता हूँ जनहित है, आप समझते हो इस फैसले से जनहित है, वो तो टकराव होते हैं, स्वाभाविक है, होने भी चाहिए। हाँ, लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है, होने भी नहीं चाहिए। कोई भी संस्था हो, जब तक ये फैसला नहीं होगा, आपस में चर्चा नहीं होगी और मतलब विचार अलग अलग टकराव नहीं होंगे, तो आगे प्रगति नहीं कर सकती। अच्छा, वही किसान से जुड़ा लैंड एक्विजिशन का इश्यू है। जब भाजपा सत्ता में आई थी तो ओम प्रकाश धनखड़, दूसरे नेता बड़ा लंबा आंदोलन करते थे कि सख्त कानून बनाइए, किसान की जमीन नहीं जाए, 80% किसानों की सहमति हो। अब बीच में बात आती है एम्स जैसे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाता, सरकार ने बहाना ले लिया, या फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट इतना सख्त है कि अब डेवलपमेंट रुक रहा है उसका? नहीं, लैंड एक्विजिशन सख्त नहीं है। लैंड एक्विजिशन जो हमने प्रपोज किया था हमारे समय में, मनमोहन 2 में लास्ट में जो दिया था, हाँ, उससे सबसे पहले तो मैंने हरियाणा में किया था वो। जी। तो जो हमने प्रावधान किया था शहर के नजदीक होगा तो इतने गुना मिलेगा, भावना से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए थे, उस भावना में अंतर आ गया भाई। वो कोई किसी के उसमें नहीं था, वो था किसान का, जो जिसका आप जमीन ले रहे हो, किसान की जमीन ले रहे हो, उसकी तो रोजी रोटी गई, तो उसको ऐसा तो कंपनसेट करें जो आगे काम कर सके। जैसे हमने बनाई थी, जब हमारी सरकार आई तो केएमपी जो बन रही है, मेरे से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी की सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि भाई ये 2 लाख रुपए एकड़ हम जमीन आपको एक्वायर करके देंगे, क्योंकि उसमें दिल्ली की भी साजिश है। तो इतने में हमारी सरकार आ गई, मैंने उसी टाइम लिख दिया इस रेट नहीं देंगे। हमने पूरे उसका फ्लोर रेट लगाया कि कम से कम इतना रेट का होगा, जो यहाँ से पलवल से लेके मानेसर तक, मानेसर से आगे कुंडली तक जो था, वो जितनी जमीन उतनी जमीन, कुल जो कंपनसेशन आका गया था वो 160 करोड़ का। और जब मैं अमेंडमेंट लेके आया कि भाई फ्लोर रेट फिक्स किया, तो उतनी ही जमीन का कंपनसेशन 560 करोड़ रुपया दिया हमने। हाँ, आपने तो कई गुना दे दिया। और साथ ये भी किया कि भाई एन्युटी भी दी है, कितनी दी थी, फिर उसमें बढ़ोतरी भी की, शायद 30 साल के कुछ वो प्रावधान वो भी बनाया 33 साल तक, क्योंकि एक पीढ़ी को 33 साल का मैं समझता हूँ, एक पीढ़ी 33 साल में बदल जाती है। तो इस हिसाब से, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, जिसका जमीन जाए उसको मतलब उसका फ्यूचर तो अश्योर रहे। जी। एक अभी हम उस पे चर्चा करेंगे जो आपका सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। आपने भी इस पर कई बार अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है। आप क्या मानते हैं, देश किधर जा रहा है इनके संस्थाओं के दुरुपयोग? देखिए, इन संस्थाओं का
किसी को भी राजनीति प्रतिशोध की वजह से कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा परिदृश्य बदल रहा है। बाबा रामदेव के अभी पीछे जो है 2 महत्वपूर्ण बयान आए हैं। उनमें से एक बयान कोरोना की वैक्सीन को लेकर के था और दूसरा ब्रजभूषण, दोनों में केंद्र सरकार की आलोचना की है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? बाबा का जो दृष्टिकोण बदला है वह क्या संकेत कर रहा है? देखिए, जहाँ से कोरोना का वैक्सीनेशन का है जी उसका तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि टाइम कम था, जी पूरी ट्रायल नहीं की गई, कोई भी नहीं किया। सबने, सरकार ने प्रयास किया भाई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लाया जाए, लेकिन वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी के लिए, ट्रायल के लिए कई साल लगते हैं। जी तो ये इतना समय नहीं था। और जो दूसरी बात कही आपने, देखिए पहलवान जो है कोई एक प्रदेश के नहीं होते हैं जी, वो देश के होते हैं। वो देश के लिए देश का सम्मान बढ़ाया, मेडल लेके आए, मेहनत करी उन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। आज मैं इस पूछता हूँ जो भी दोषी है उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। अभी एक हरियाणा में चर्चित इशू रहा है, आप जब सत्ता में थे उस समय भी और अब भी, CLU का सेक्टरों के इंटरनल प्लान बने, डेवलपमेंट प्लान जितने भी बने सब पेंडिंग पड़े रहते हैं। MBIR का देख लो, मानेसर बावली इन्वेस्टमेंट रीजन देख लो और दूसरे देख लो, कई साल पहले ड्राफ्ट प्लान होता है, फिर संशोधित प्लान आ जाता है, बीच में सब कुछ बदल जाता है। और अभी 2000-3000 के करीब अवैध कॉलोनियां फिर बस गई है, जो है फिर जो सरकार आती है उनको नियमित कर देती है। पेच कहाँ है? ये पॉलिसी कोई सही क्यों नहीं आ पा रही जिससे हरियाणा का सुनियोजित लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। हमने लैंड एक्वायर की, नए सेक्टर बनाए। इस सरकार ने तो कहीं भी एक नहीं की। इससे बल्कि जो हमने जैसे बावल में जो ला थे लॉजिस्टिक हब आना था, जी जी, वो भी नहीं, कंपनसेशन नहीं दिया। जो हमने दादीपुर नलवी नहर बनाई थी, नहर बन के खुद के तैयार हो गई थी, लैंड एक्विजिशन के पैसे देने थे लोग किसान से, वो भी नहीं की। ये पहली सरकार है, देश में पहली सरकार हो गई जिसने नहर अटवाई हो। खोद ही जाती हैं, क्योंकि अब अखबार में तो रोज तो याद जाता है कि वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया, नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। तब उसको वाटर टेबल को ऊपर लाने के लिए दादूपुर नलवी कितने जिलों में कितने लोगों को फायदा होना था, वाटर टेबल ऊपर आना था, वो नहरी अटवा दी इन्होंने। जो बावल में लॉजिस्टिक हब के लिए था वो हब खत्म कर दिया। देखिए इन्होंने कोई भी मतलब ये जब भी तो मैं एक मौजूदा सरकार को, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। देखिए एक चीज तो कह रही है, बिना खर्ची पर्ची का जो नारा लग रहा है आप उसको कंडम करते रहे। SPSC में करोड़ों की टैचियां पकड़ी गई हैं, अपनी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं ये। नहीं तो इनके तो नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता ना, इस तरह रेट लग के बिकी है सब। बात भी इनके वो भी पकड़ा गया है, चेयरमैन सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का भी बदला, आप रोज ही देख रहे हैं। ये तो मतलब इससे फालतू नौकरियां कहीं बिकी नहीं और नौकरियां लगाई नहीं उन्हें। आप ये देखिए, आप कह रहे थे IMT की बात, IMT नहीं, ये 9 साल करीब हो गए सरकार, 1 इंच तो मेट्रो नहीं बढ़ाई इन्होंने, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई। मेट्रो की तो विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विकास यात्रा निकालने में कहाँ, देखो ना भाई, दिल्ली से पलवल ना, दिल्ली से बल्लभगढ़, वो RRTS प्रोजेक्ट भी अभी वो भी कैंसिल कर दिया, उसके पैसे नहीं भरे। अब लोगों को बहकाने के लिए कह रहे हैं हम, दिल्ली से बल्लभगढ़ तक की मेट्रो हमारे समय बनी, दिल्ली से गुड़गांव की हमारे समय बनी, दिल्ली से भादरगढ़ हमारे समय बनी। इन्होंने कौन सी बनाई, कहाँ बढ़ाई भाई? रेलवे लाइन ये आप रेवाड़ी में बैठे हो, रोहतक से रेवाड़ी किसने बनाई? फिर सोनीपत से जो है वाया जींद हिसार इस तक न, वाया गोहाना जींद तक किसने बनाई? जो रोहतक से सीधी हिसार जाए ताकि हिसार के लोग सीधे आए, लाइन मंजूर हुई, सारी एक्वायर करके हम जमीन हम करके गए। एक IMT बनाया, IMT मानेसर का हमने विकास किया, IMT फरीदाबाद हमने बनाया, IMT रोहतक हमने बनाया, IMT खरखौदा हमने बनाया, इसमें
अम्बाला जिले में जो विकास इंडस्ट्री का वो हमने किया। कहीं भी इन्होंने ये एक जगह भी नहीं बताते, बल्कि जो रेलवे कोच फैक्ट्री आनी थी वो चली गई यहाँ से। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा था हिसार में और इसके आसपास, वो यहाँ से चला गया। एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी। तो कोई एक काम नहीं हमने, आपको देखो, आप देखें पूरे हरियाणा की शिक्षा जी जी और स्वास्थ्य जी जी और बिजली, ये तीन ऐसे इशू हैं जो सरकार की प्रथम जिम्मेवारी बनती है। हमारी सरकार आने से पहले बिजली पर सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी, क्योंकि बिजली की बहुत ज्यादा कमी थी। हमने एक थर्मल पावर प्लांट लगाई यमुनानगर में, एक लगाया खेदड़ हिसार में, 2 लगाए झज्जर में, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके अब शुरू हो जाएगा आगे फतेहाबाद जिले में, एनहांस किया जो फरीदाबाद में था उसको, पानीपत वाले में भी 1 यूनिट का हमने एनहांस किया। तो आप ये बताइए कि एक जो है एक भी इन्होंने क्या कहते हैं उसको, एक यूनिट भी जो है बिजली पैदा नहीं करी। फिर शिक्षा स्वास्थ्य का ले लो, हमने पंचकुला से शुरू हो जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आप बताते चलो, जो आप पर क्षेत्रवाद का आरोप लगता है। मेरी बात सुनो, फरीदाबाद पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हम लेके गए, जब बन के तैयार हो गया। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा, जो एक अहमदाबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, वो कुरुक्षेत्र में बनाया। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे साथ बना। फिर आ जाओ ये पानीपत का जो डाउन स्ट्रीम जो हुआ, जो वहाँ के जो ऑयल वो लगा हुआ है उसमें हमने बढ़ोतरी करी। फिर आ जाओ सोनीपत में महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, और जो एक कॉलेज था छोटूराम के नाम से मुरथल में इंजीनियरिंग को, उसको यूनिवर्सिटी बनाया। और IIT राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में नेशनल लॉ स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, वहाँ नेशनल इसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आपके सामने आई हुई है, अशोका, SRM, कितनी यूनिवर्सिटी आई जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। फिर आप आ जाओ वहाँ से फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, जो YMC थी उसकी जो यूनिवर्सिटी हमने वहाँ से बनाई। फिर आप आ जाओ गुड़गांव, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह जी आए थे, वहाँ शुरू करवाई बिनौला गांव में। कुछ हुआ नहीं है वहाँ, बिनौला गांव में वो फाउंडेशन, वो तो इस सरकार की कमजोरी है। हम होते तो कभी बनवा देते, बोले कितना काम किया मैंने, हो गया वो पता नहीं, लेकिन बिनौला गांव में। तो आपके सहपाठी, सखा, मित्र, वो चल छोड़िए, आप व्यक्तिगत बात छोड़ो, लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूँ, बिनौला गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बनने का कार्य शुरुआत हमने करवाई। फिर आप आ जाओ रिवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनाई। कोई किसी प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल होते हैं, या 1 सैनिक स्कूल हमने बनाया। फिर आप आ जाओ महेंद्रगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हाँ बड़ी चीज है। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप आ जाओ भिवानी, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हमने। झज्जर में एम्स बना, वहाँ पे है। रोहतक में आपका IIM बना। एक जो है मेडिकल कॉलेज था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी वो। और विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। फिर आप आ जाओ जींद में, जो रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। हिसार में आओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल की छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको बढ़ा के आज राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। इनने कौन सी बनाई है 9 साल में, बताएं। यहाँ इसकी एम्स की बात कह रहे थे, 9 साल तक ढंडोरा ही पीट रहे हैं। हमारे समय तो बन के खड़े हो गए थे, अभी ईंट नहीं लगी। आपका राष्ट्रीय राजनीति में और नहीं, और किसानों के देखो ना, किसानों का, आप मेरी कमेटी की बात कह रहे थे आप, हमने ये फैसला किया था कि जो किसान का
जो फसली ऋण होता है जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, फसल पे लेते हैं वापस देते हैं, समझ गया। हाँ। हरियाणा में वो 0% कर देते थे, कहते थे हम हैं। अब जो है वो चिट्ठियां आ रही हैं कि नहीं हम तो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो इनका कोई वो नहीं, पूरे देश में 4% से ज्यादा नहीं ले सकते थे। ये मेरी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फैसला हुआ था, क्योंकि हमने तो कोऑपरेटिव बैंक में तो कर दिया था, नेशनलाइज बैंक नहीं मान रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने पूरे देश में कहा भाई हम देंगे, 4% से ज्यादा कोई नहीं हो, जो होगा वो फिर जो फालतू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3%, और 7% हो गया। तो बाकी हरियाणा में वो हमने 0% कर दिया था, हरियाणा गवर्नमेंट देती है। आज उसकी वो कर रहे हैं। तो मैं खेती तो लागत बढ़ी है यार साहब। किसानों से संबंधित 2-3 और, अभी सूरजमुखी को लेकर के लंबा आंदोलन चला, सरकार ने यू टर्न भी लिया। सरकार का दावा है कि भावांतर भरपाई योजना के तहत हम ज्यादा दे रहे हैं बनिस्पत पहले के। अब जो भावांतर भरपाई योजना को लेकर के क्या नहीं, हमारे समय तो एमएसपी मिलती थी। जी जी जी। जिसका एमएसपी डिक्लेयर हो गया हरियाणा में, उसकी हमने एमएसपी दी। एमएसपी तो एमएसपी देने के बजाय भावांतर क्यों कर रही है सरकार? एमएसपी, उसमें भावांतर का कोई मतलब ही नहीं। भावांतर का मतलब वहां है जिस फसल की एमएसपी ना हो, एकदम क्रैश हो जाए, वहां है। यहाँ तो इनको पूरा देना चाहिए। 6400 रुपये है वहाँ क्विंटल पर क्विंटल, अब बल्कि बढ़ोतरी कर दी उन्होंने, लेकिन उस टाइम का 6400 है जो उस फसल का, 6400 रुपये के हिसाब से देना चाहिए था। कभी भावांतर 1000 करते हैं, कहते हैं हम 4200 खरीदेंगे, 1000 वो देंगे, 5200 फिर बाकी कौन देगा। मतलब ऐसे तमाशा बना रखा है किसानों का। अच्छा, एक राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित, राहुल गांधी ने यात्रा की पीछे, भारत जोड़ो यात्रा, आपका योगदान रहा, हरियाणा में भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उस यात्रा के दौरान एक चीज निकल करके आ रही है कई दिनों से, आप तो आर्य समाज के क्षेत्र से हैं, रोहतक में, सॉफ्ट हिंदुत्व की, कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसका जवाब देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ रही है कांग्रेस। आपका क्या मानना? आप मेरे समझ में आया किस किस्म का सवाल कर रहे हैं। जहाँ हिंदू का सवाल है, मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? जी जी, मैं हिंदू हूँ, लेकिन सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। तो भाजपा हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चलाती है। तो जो भी है, मतलब मेरा जो बताया, जो आपने सवाल किया था, पहली सरकार है देश में, पहली सरकार होगी जिसने नहर अटवाई हो, चाहिए, होनी भी चाहिए। अभी एक 5 राज्यों के चुनाव अभी आने वाले हैं, इसमें राजस्थान में भी है, इनमें भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति वहां गहलोत पायलट, आपकी काफी भूमिका रही है उच्च स्तर पर। ये जो झगड़ा चल रहा है शीर्ष नेतृत्व पर प्रदेशों में, इसको लेकर के कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस में जो अनुशासन वाली जो बात होनी चाहिए वो कहीं कमजोर पड़ रही है? अरे हाँ, मतलब बीजेपी में क्या, मौजूदा सरकार को ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट होता है, राजनीतिक पार्टी में होता है, सब अपने अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन किसका वो करना फिर पार्टी अंतिम में फैसला कर देती है। अभी आप नई घोषणाएं कर रहे हैं सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने के लिए 6000 रुपए मासिक पेंशन, 200 बिजली, कितनी 300 यूनिट, नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह रेट लग के बिकी है। देखते हो कर्ज तो आप बता रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कैसे कर पाएंगे? पहले जब हम 2005 में आए थे तो यही सवाल उठा था। जी जी, मैंने कहा हम बिजली के ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ करेंगे, 1600 करोड़ रुपए किए ना एक कलम से। हाँ, वो तो मांग भी नहीं थी मेरे ख्याल से, किए ना माफ। जी जी जी। पेंशन 100 रुपए थी, वो 1000-1500 तक लेके गए ना, तो अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? वो तो पिलफ्रेज इतना है इन्होंने जो किया है, कितने एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अब कहीं माइंस का घोटाला है, कहीं रजिस्ट्री का घोटाला है, कहीं शराब का घोटाला है, कहीं मीटर का घोटाला है, कहीं किलोमीटर का घोटाला है। घोटाले हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो अगर उनको पिलफ्रेज को रोका जाए तो ऐसे आप आज प्रदेश पे को 4 लाख करोड़ कर्जा और देनदारी है। हमने एक पावर प्लांट लगाया इन्होंने, हमारे समय में 60,000-70,000 करोड़ के करीब कर्जदारी थी, लेकिन उसमें 4 पावर प्लांट भी लगे, इतने IMT बने, इतना भी इनका कोई क्या करे, इतनी इंस्टीट्यूट बनाए हमने, इन्होंने क्या किया भाई?
हम हरियाणा में विदेशी पूंजी निवेश की स्थिति पे बात करें तो सरकार जैसे बार बार दावा करती है, हरियाणा की औद्योगिक स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं आप? आप देखिए वो जब कभी पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में हरियाणा नंबर 1 था, आज क्या स्थिति है, तो ये तो एक फंक्शन तो कर दिया गुड़गांव में, उसमें कहा था 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। कितनी आई भाई इन्वेस्टमेंट? नहीं, बल्कि मतलब अभी पीछे रिपोर्ट आई थी लेबर मिनिस्ट्री के यहाँ से, 1 लाख आदमी के करीब तो बेरोजगार हो गए एमएसएमई में, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट आई? मनोहर लाल सरकार की विफलता जो आप मान रहे हैं, 3 बड़े कारण क्या मानते हैं? किस मोर्चे पर सरकार फेल रही? हर मोर्चे पर, जी हर मोर्चे पर सरकार प्रॉपर्टी आईडी जो बनाने को देखिए ये वो दे रही कि हम जी देखिए सबसे, अब ये परिवार पहचान पत्र, उसका क्या नतीजा है? 10 लाख तो लोगों के राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई, और वो फिर अब कह रहे हैं, रोज अखबार में आती है इतनी रिस्टोर हो गई, इतनी हो गई, तो मतलब गलती है ना। फिर एक है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका मतलब ये है कि भाई किसान का फसल आगे खेत में तैयार हो गया और ऊपर से बादल गरज रहे हैं, वो इंतजार कर रहा है कब उसका नंबर आएगा, इतने नंबर आएगा, बारिश आ जाएगी, उसका फसल खराब हो जाएगी। हमारे समय में यही इतना ही अनाज होता था, यही मंडियां थी, अपना फसल निकाली और सीधा मंडी में जाता था, दाम मिलता था किसान को। अभी और इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी का मतलब दुकानदार को मालिक बना देते हैं, मालिक को दुकानदार बना देते हैं। कितने केसेस आए रोज देख रहे हैं आप। जी। परेशानी पैदा है, भ्रष्टाचार का वो एक जरिया बना दिया, रोज बेचारे घूमते रहते, नहीं हमारे ही गलत है, प्रॉपर्टी आईडी में ठीक कर दो, वही तरह जो मैं सुनता हूँ यही है, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से। अच्छा, आपके तजुर्बे से जानना चाह रहे हैं, अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी चर्चा आ रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव, उनके साथ लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, आप संभावना क्या देखते हैं? देखिए इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो फैसला लोकसभा में तो सेंट्रल कैबिनेट ने करना है। जी नहीं, वैसे ही राजनीतिक एक समीक्षक के तौर पर जो आप काफी अनुभवी हैं, राजनीति में कोई भी वो उसका ओवररूल नहीं की जा सकती है, संभावनाएं हर चीज की रहती हैं। जी। तो कांग्रेस में अभी जो ज्वाइनिंग हो रही है, अभी पीछे उदयभान जी ने दावा किया था कि बहुत सारे एक्स एमएलए हमारे से टच में हैं, इनकी पार्टी के भी टच में हैं, आप उस दावे पर मोहर लगा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में रोज ज्वाइन कर रहे हैं, अब एमएलए टच में हैं नहीं टच में हैं ये आपको बताना जरूरी नहीं। जी। एक बस लास्ट सवाल, अभी कुछ दिन से ये बात चल रही है कि भाजपा और जसपा गठबंधन में जब दरारों की बात चली तो बीच में एक बात आई कि हम तो हुड्डा साहब का सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। दोनों भाई बोले, दुष्यंत दिग्विजय, उनकी तरफ से बात आई, आपसे संपर्क साधा गया था तो आपने उसका जवाब दे दिया संपर्क नहीं साधा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्यों कहा जा रहा है? तो आप मीडिया के आदमी हो जी, आप उस टाइम का जब हमारा रिजल्ट आया जी उस टाइम का वो इंटरव्यू देखो और मेरा देखो। इन्होंने कहा जो 5100 रुपये पेंशन देगा, जो इस तरह सरकारी नौकरी क्या कहा तो कुछ कहा था, ये करेंगे, 2-3 बातें की, उसका हम समर्थन दे देंगे। मैंने कहा था ये सब मेरे को मंजूर है, इंटरव्यू में कहा था। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, लेकिन ये बैठ के कोई बात नहीं। कितने पार, जैसे कभी 70 पार आता है, कभी 75 पार, कांग्रेस की तरफ से भी अब नारे आ रहे हैं, जैसे भाजपा ने 75 पार का लगाया था, कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं? हमने ऐसा कोई नारा नहीं। अच्छा, नारा नहीं दिया, क्या संभावना? इनके नारे थे ये कह रहा था, एक तो कह रहा था 75 पार, और ये जेजेपी वाले कहते इनको करो यमुना पार, स्वार्थ में मर गए दोनों यार। तो हमारा वो नहीं, हम तो कांग्रेस सक्षम है और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।